जय हिंद। पिछली क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र की डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पाचन तंत्र की डिटेल में चर्चा करेंगे और मैं आपके लिए मानव तंत्र की डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा, जो कि आपके DSSS हुआ, EMRS हुआ, UPSC, RPSC, SSC, CGL, रेलवे, इन सभी एग्जाम में आपके काम आएगा। तो सबसे पहले हम मानव तंत्र की चर्चा कर लेते हैं। जो मानव तंत्र है उसमें आपके प्रमुख 7 प्रकार के तंत्र होते हैं, जिनमें हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है। और अगला है आपके पाचन तंत्र, जिनकी आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है भोजन के घटक। देखो भाई, भोजन के जो घटक होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, या भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो भोजन के घटक या अवयव के अंदर आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा खनिज लवण भी होते हैं। तो ये प्रमुख भोजन के घटक होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक विभिन्न प्रकार के अंग या ग्रंथियां काम करती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अंग और ग्रंथियां काम करती है, और आज अपन इन्हीं अंगों और ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भोजन का पाचन क्या होता है, तो भोजन के पाचन में जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं ना, वो सरल पोषक पदार्थ में चेंज होते हैं, और इनको चेंज करने के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब बात कर लेते हैं आहार नाल और पोषण नाल के बारे में, डाइजेस्टिव कैनाल के बारे में। तो आहार नाल क्या होती है, तो हमारे मुख से लेकर मल द्वार तक। ठीक है, हमारा जो आहार नाल है उसका प्रारंभिक भाग क्या होता है, मुख, और अंतिम भाग क्या होता है, मल द्वार। तो हमारे मुख से लेकर मल द्वार तक विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां होती है, और विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं जो कि काम करते हैं। उसी को अपन क्या बोलेंगे, आहार नाल। अब आपसे पूछा जाए कि आहार नाल की टोटल लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होगी भाई, 8 से 10 मीटर होती है। अगर आपसे पूछे इसका कार्य, तो इसका कार्य होता है पाचन, अवशोषण और निष्कासन। देखो, ये पाचन क्या होता है कि भोजन का पाचन करना, और भोजन के पाचन के लिए विभिन्न प्रकार के क्या होता है, एंजाइम होते हैं। पाचन किसके द्वारा होता है भाई, एंजाइम के द्वारा होता है। अवशोषण किसके द्वारा होगा, छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई, छोटी आंत के द्वारा होगा। और निष्कासन के बारे में आपको पता ही है कि बड़ी आंत क्या करती है कि अपशिष्ट पदार्थ जो भी है उसको बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत काम आती है। तो भोजन का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है, बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। देखिए, अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि काफी बार क्या होता है, इनके क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है मुख। ठीक है, मुख के अंदर लार ग्रंथि होती है, और उसके बाद में ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय। आमाशय के बाद में ग्रहणी वाले भाग में अग्नाशय ग्रंथि अपना सिक्रेट करती है, अपना जो रस है वो स्रावित करती है। ठीक है, उसके बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। तो आप इनको एक बार डिटेल में देख लोगे, और क्योंकि इनके क्रम भी पूछे जाते हैं। और जो ब्राउन कलर के लिखे हुए हैं ना, जैसे लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय ग्रंथि है, तो इन ग्रंथियों के बारे में आप ध्यान से देख लेना भाई, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है और वो क्या स्रावित करती है, आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं मुख के बारे में। सबसे पहला भाग होता है मुख। मुख के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहले होते हैं होठ। होठों की संख्या कितनी होती है, 2। कितने होते हैं भाई, 2 होठ होते हैं, और ये मांसल होठ होते हैं, मांसल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीवा के बारे में। तो जीवा या जीभ का कार्य क्या होता है, स्वाद का पता लगाना। इसका मेन काम क्या होगा, स्वाद का पता लगाना। और जीभ किससे जुड़ी होती है, जीभ जुड़ी होती है फ्रेनुअल लिंगुअल के द्वारा। ठीक है, जीभ मुख के किस भाग से जुड़ी होती है, फ्रेनुअल लिंगुअल के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो स्वाद है, जीभ क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है, और हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा क्या स्वाद है, कि कौन से अंग में कौन सा स्वाद का पता लगेगा। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है जीभ का अग्रभाग। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया, अग्रभाग, और ये हो गया पीछे का भाग, ये सबसे पीछे वाला भाग हो गया। तो अग्रभाग में किसका पता लगाया जाता है, मीठे का। किसका पता लगाओगे, मीठे का पता लगाया जाता है। और सबसे एंड वाले भाग में किसका पता लगाएंगे भाई, तीखे का। अगर आप तीखा वगैरह खा रहे हो तो एंड वाले भाग से पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि नमकीन भाग कौन सा होगा। तो ये वाला जो भाग है ना, मीठे के जस्ट पास में, मीठे के जस्ट पीछे, तो ये नमकीन भाग होगा। ठीक है, जो आप नमकीन वगैरह खाओगे ना,
नमक जैसी कोई चीज़ वगैरह, तो आपको नमक वगैरह का स्वाद का पता यहाँ से लगेगा। और नींबू वगैरह खाओगे तो तीखे के जस्ट पास में होता है खट्टा, ठीक है। तो मीठा नमकीन और खट्टा तीखा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा मीठे का पूछा जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं दांत के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दांतों के बारे में देख लेते हैं। दांतों के अंदर दे रखा है मसूड़ा, ठीक है। मसूड़ा क्या होता है? मसूड़ा होता है जबड़े का सांचा। मसूड़ा क्या होता है भाई? जबड़े का एक सांचा होता है। अब बात कर लेते हैं जबड़ा क्या होता है, ठीक है ना। ये आपके दांत जिसमें होते हैं ना, जिस सांचे में के अंदर होते हैं ना, उसको बोलते हैं मसूड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या दे रखा है, गर्त दंती। देखो भाई, गर्त दंती क्या होता है, ये चित्र देखिए। ये है मसूड़ा और ये है दांत। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, मसूड़ा, और ये आपके क्या हो जाएगा, दांत। तो मसूड़े और दांत के बीच वाला भाग जो है ना, ठीक है ना, या फिर दांत मसूड़े के जिस भाग से जुड़ा हुआ रहता है ना, वो कहलाता है गर्त दंती, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, गर्त दंती कहलाता है। अब तीसरा बात कर लेते हैं इनेमल। ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके। देखो इनेमल क्या होगा, ये देखो, ये चित्र में देखिए। ये जो दांत आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके चारों ओर एक लेमिनेशन होता है, ठीक है। दांत के चारों ओर क्या होता है, एक लेमिनेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, इनेमल। तो इनेमल के बारे में आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, दांतों का लेमिनेशन होता है। ये क्या होगा भाई, दांतों का लेमिनेशन। और दूसरी बात अपन करें, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल होता है। और जब हम मिठाई वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, और हम ब्रश वगैरह अगर नहीं करते हैं मिठाई खाने के बाद, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद में हमारे मुख में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का निर्माण होता है। एक बैक्टीरिया बनता है, जो कि जो मिठाई है ना, जो हमने खाई है, वो दांतों के अंदर कुछ कुछ जगह फंसा हुआ रहेगा। तो वो उस मिठाई को एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है ना। और वो एसिड क्या करेगा, हमारे इनेमल को खराब करेगा, ठीक है। तो इनेमल किससे खराब होगा भाई, एसिड से खराब होगा। और वो किस कारण से होगा, कि अपन कोई मीठी चीज़ अपन खाते हैं और वापस अपन ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, ढंग से कुल्ला वगैरह नहीं करते हैं ना, तो वो मिठाई जो बैक्टीरिया होता है ना, उस मिठाई को एक एसिड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, द्विबार दंती। देखो भाई, द्विबार दंती, ये नाम से पता चल रहा है, द्वि का मतलब दो, बार का मतलब दो बार, ठीक है। दो बार दांतों का आना। हमारे जो मानव शरीर है ना, उसमें पूरी लाइफ में दो बार दांत आते हैं। उसमें एक तो आता है अस्थायी दांत और एक होता है स्थायी दांत। तो अस्थायी जो दांत होते हैं ना, वो होते हैं दूध के दांत। और जो स्थायी दांत होते हैं ना, वो कौन से होंगे भाई, आपके परमानेंट टीथ होते हैं। अस्थायी दांत आपके 6 महीने लगभग, सॉरी, 1-2 साल के अंदर ये गिर जाते हैं। और स्थायी दांत होते हैं, वो आपके लाइफ टाइम चलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो दांत है, वो कितनी बार आते हैं भाई, 2 बार आते हैं। चलो अब चलते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है, वो होती है टोटल 20, ठीक है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होगी, 20। और इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो 2102 और 2102, ठीक है। ये होता है इसका दांतों की संख्या। तो ये एक बार याद कर लेना भाई, 2102, 2102। अब बात करते हैं वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क में दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होगी भाई, 32 होती है। और इसका दंत सूत्र क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका दंत सूत्र होगा 2123/2123, ठीक है। 2123/2123, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आगे आता है आपके विषम दंती। देखो विषम दंती टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इन चारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। अब बात करते हैं दांतों के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं दांत। और ये चारों कौन से होंगे, विषम दंती होंगे, ठीक है। सम दंती नहीं होते हैं। जैसे टेडपोल हो गया, ठीक है ना, मेंढक हो गया, इनमें समदंती होते हैं। समदंती का मतलब होता है कि इसमें दांत का जो साइज होता है ना, वो एक जैसा रहता है। लेकिन हम मानव के अंदर जो दांत होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग विषम दंती होते हैं, ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कृंतक या इंसाइजर। देखो कृंतक या इंसाइजर क्या होता है, कृंतक का मतलब होता है काटना या कुतरना, ठीक है। काटना या कुतरने का काम करते हैं। और ये हमारे सबसे आगे वाले दांत होते हैं। जैसे छोटे बच्चे में आपने देखा होगा कि सबसे आगे वाले, जो सबसे पहले जो दांत निकलते हैं ना, वो इंसाइजर ही होते हैं,
ठीक है, जो क्या करते हैं, कुतरने या काटने का काम करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे चूहा होता है ना, वो किसी चीज को कुतरता है ना, तो वो आगे वाले इन्हीं दांतों से कुतरता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाथी दांत होते हैं, जो दिखाने वाले जो बड़े बड़े दांत होते हैं ना बाहर निकले हुए, तो आपको लगता होगा कि वो रत्नक दांत होंगे, नहीं, वो इंसाइजर दांत ही होते हैं। ठीक है, तो हाथी दांत के अंदर कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर या कृंतक दांत होते हैं। चलो अब बात करते हैं रत्नक के बारे में या कैनाइन के बारे में। तो सबसे पहले रत्नक काम किस में आते हैं, चीर फाड़ के अंदर। किस में काम आएंगे भाई, चीर फाड़ करने में काम आएंगे। देखो इसको याद कैसे रखोगे कि रत्नक जो होता है ना, रत्नक का मतलब होता है रद्दी करना। ऐसे याद रखना, रत्नक का मतलब होता है किसी चीज को रद्दी बनाना। और किसी चीज को आप रद्दी कैसे बनाओगे, उसको चीर फाड़ कर दोगे। ठीक है, तो वो रद्दी हो जाएगी। तो चीर फाड़ करने में कौन से दांत काम आते हैं, रत्नक काम आते हैं। और ये केवल मांसाहारी में प्रेजेंट होगा, ये जो रत्नक दांत होते हैं ना केवल मांसाहारी में होगा। और आप पूछोगे क्या हमारे अंदर रत्नक दांत होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मानव सर्वाहारी होता है, अर्थात ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं तीसरे दांतों के प्रकार की। ये होता है अग्र चौर्णक। ठीक है, अग्र चौर्णक, चौर्णक का मतलब होता है चबाना, प्री मोलर, इसका काम क्या होगा, चबाना, भोजन को चबाने में ये काम आएगा। और चौर्णक होता है जो कि भोजन को वापस चबाने के लिए काम आएगा। ठीक है, अग्र चौर्णक ये आगे की ओर होते हैं और चौर्णक होते हैं पीछे की ओर। और अगर इनकी संख्या को देखें तो चार दो छः, छः चार दस, दस और छः 16, तो 16 ऊपर हो गए, 16 नीचे हो गए, तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32। तो दोस्तों, आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमने एक चैनल बनाया है जो कि ज्ञानशाला 007 नाम से है, ये टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आपको इस चैनल पर सारी प्रकार की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे। अगला आता है आपके तालु। देखो तालु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। ठीक है, कठोर तालु और कोमल तालु होता है। कठोर तालु जो होता है ना, वो आगे की ओर होगा। कहाँ होगा भाई, आगे की ओर होगा। और कोमल तालु होगा वो पीछे की ओर होगा। कोमल तालु कहाँ होगा, पीछे की ओर होगा। देखो तालु वाला भाग कौन सा होता है, जैसे हमारा जो मुख है ना, मुख में ऊपर वाला जो भाग होता है ना, अब आप उसको जीभ से टच करोगे ना तो आगे की ओर आपको कठोर भाग मिलेगा। उसमें काफी जनों के धारियां भी मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि धारियां किससे बनती है भाई, अगर कोई ज्यादा तेज बोलता है ना तो ऊपर की ओर आप जीभ करना, उनके धारियां वगैरह भी मिलेगी। और जो कठोर भाग होता है ना, सॉरी, जो कोमल भाग होता है, तो जीभ को थोड़ा सा ऊपर की ओर पीछे लेकर जाइए तो आपको कोमल भाग भी दिखेगा। तो तालु आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रसनी। देखो मुख्य बाद में आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, तालु और ग्रास नाल के बीच में होता है। देखो चित्र देखिए, ये आपके तालु दिख रहा है। ठीक है ना जो तालु का जो पीछे वाला भाग होता है ना, कौन सा, कोमल भाग, वहां से लेकर ग्रास नली तक, ये ग्रास नली के बीच में कौन सा भाग होगा भाई, ग्रसनी वाला भाग होता है। और ग्रसनी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, तीन प्रकार की होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ये तीन प्रकार इसके होते हैं। अब बात करते हैं अगले, तीसरा। तीसरा होता है आपके ग्रास नली। ग्रास नली को बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली क्या होती है, ये कहाँ से कहाँ की ओर होगी, चित्र में देखिए, ये जो ग्रसनी है, ठीक है, और ये आमाशय है, इसके बीच में एक लंबी नली होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रास नाल या इसोफेगस। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है, इसमें होती है श्लेष्मा ग्रंथि। तो भाई श्लेष्मा ग्रंथि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर पाई जाती है। नाक के अंदर भी ये श्लेष्मा ग्रंथि होती है। और ये वाला जो भाग है ना, ग्रास नली, यहाँ पर भी श्लेष्मा ग्रंथि होती है। श्लेष्मा ग्रंथि का एक ही काम है, भोजन को लसदार बनाना। ठीक है, लुगदी बनाना, उसका जो चिकनापन है ना, वो श्लेष्मा ग्रंथि के कारण ही आ पाता है। तो श्लेष्मा ग्रंथि हो गई। फिर ये इस भाग में होता है कर्मानुकुंचन गति होती है। ठीक है, कर्मानुकुंचन गति के गति का मतलब है कि भोजन को आगे की ओर पहुंचाना। ठीक है ना, भोजन को आगे की ओर पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये ग्रास नली करती है। अब बात करते हैं जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। देखो भाई एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि जब अपन भोजन करते हैं ना, तब तो ये हो जाती है बंद। ठीक है, भोजन करते समय ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है। और श्वास लेते हैं या श्वसन क्रिया में ये क्या होती है, खुल जाती है।
ठीक है। तो भोजन करते समय ये बंद हो जाती है, श्वास लेते समय ये खुल जाती है। अर्थात ये क्या करती है, भोजन और श्वसन मार्ग को अलग अलग करती है कि भाई भोजन भोजन नली में जाना चाहिए और श्वसन का जो है ना हवा वायु वो श्वसन मार्ग में या श्वसन पथ में जाना चाहिए। इसको निर्धारित करने वाला कौन होता है भाई, एपिग्लोटिस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला, चौथा है आमाशय। अब देखो आमाशय क्या होता है कि ग्रासनाल से आगे वाला जो भाग होता है ना वो आपके आमाशय होता है, स्टोमच। अब आप इसमें देखिए ये वाला भाग है ग्रास नली, ग्रास नली से लेकर गृहिणी के बीच का वाला जो भाग होता है ना वो होता है आपके आमाशय। ठीक है। भोजन सबसे ज्यादा यहीं पे पड़ा रहता है। अब बात कर लेते हैं इसका आकार कैसा होता है। इसका आकार होता है जे आकार का। कैसा आकार होता है भाई, जे आकार का इसका आकार होता है। अब बात कर लेते हैं स्थिति कि ये होता कहाँ पर है। ये होता है उदर गुहा में दाईं ओर होता है। ये जो हमारा जो शरीर है ना उसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है भाई, एक हो गया सिर, ठीक है, ये जो हेड हो गया। फिर सिर के नीचे वाला भाग हो गया आपके वक्ष गुहा, जो कि आपके जिसमें आपके हृदय आता है, फेफड़े आते हैं। और उसके बाद में तीसरा भाग हो गया उदर गुहा। ठीक है ना। तो ये उदर गुहा में उपस्थित होता है। उदर गुहा में कहाँ होता है भाई, दाईं ओर उपस्थित होता है और डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। जो हमारा डायाफ्राम हमने श्वसन तंत्र में अपन पढ़ेंगे डायाफ्राम का यूज, तो उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, आमाशय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं काइम के बारे में। देखो काइम क्या होता है, ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। काइम होता है कि भोजन का जो लुगदी बना है ना गोल गोल, जिसको बाउल बोलते हैं, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है, जीवाणु को नष्ट करना। हमारे पेट के अंदर जितने भी जीवाणु वगैरह बैक्टीरिया अगर आए हुए हैं ना, कि भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है, तो उसको नष्ट करने का काम किसका होता है, HCl का होता है। ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय होता है तो ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। दूसरा होता है इसमें जठर ग्रंथि। देखो जठर ग्रंथि क्या करती है, इसमें बहुत सारे एंजाइम वगैरह स्रावित होते हैं, जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, रेनिन बहुत सारे होते हैं। तो जठर ग्रंथि पेट के अंदर ये स्रावित करता है। ठीक है। इसके अलावा ये गैस्ट्रिन भी स्रावित करता है। तो पूछा जा सकता है भाई गैस्ट्रिन कहाँ से स्रावित होता है, तो आमाशय के द्वारा स्रावित होगा। और बात कर लेते हैं श्लेष्मा की। देखो श्लेष्मा क्या होता है, ये आंतरिक भाग की रक्षा करता है। ठीक है ना। श्लेष्मा क्या करेगा, ये चिकनादार होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। तो ये आंतरिक भाग की रक्षा करेगा, क्योंकि हमारा जो आमाशय है ना उसमें HCl होता है ना, तो HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो उसको ये क्या करेगा, चारों ओर एक लेयर बना देगा, ये श्लेष्मा की लेयर बना देगा, ताकि आमाशय का जो आंतरिक भाग है ना वो खराब ना हो। ठीक है ना, इस HCl एसिड से खराब ना हो। और भोजन को नमदार बनाने वाला या नमदार वातावरण पैदा करने वाला श्लेष्मा के द्वारा ही होता है। अब ये चित्र देखिए, इसमें आमाशय के 3 भाग आपको दिखेंगे। एक है आपके कार्डियक भाग, ये सबसे ऊपर होता है। फिर बीच में होता है फंडिस भाग, ये बीचों बीच होगा। और सबसे नीचे वाला भाग होगा आपके पायरोलिक भाग। ठीक है, कौन सा भाग होगा भाई, पायरोलिक भाग होता है। तो आमाशय के बारे में आपने जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ की ओर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या ये छोटी आंत होती है आपके गृहिणी और बड़ी आंत के बीच में। ठीक है, गृहिणी वाला जो भाग होता है ना, मतलब आमाशय के आगे गृहिणी वाला भाग होता है, तो गृहिणी से लेकर बड़ी आंत के बीच में आपको छोटी आंत मिलेगी। इसकी लंबाई होती है 7 मीटर। कितनी होती है भाई, 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसका कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। इसका मेन काम क्या होगा, भोजन का अवशोषण करना, ये मेन काम होता है। और अब इसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं। अब छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं। पहला है ग्रहणी, ठीक है, जिसे डुडोनियम बोलते हैं। और डुडोनियम का काम क्या होता है, पित्तरस का, ये जो पित्तरस वगैरह होता है ना, ये जैसे यकृत से पित्तरस आया वो यहाँ पर सिक्रीट होगा। अग्नाशय रस होगा, ठीक है ना, अग्नाशय से अग्नाशय रस जो आया ना वो यहीं पर सिक्रीट होगा। तो ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। ठीक है, डुडोनियम जो वाला जो भाग होता है ना ये वाला, तो यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा भाग कौन सा है, अग्र शुद्रांत। ठीक है, ये आगे की ओर होगा और शुद्रांत होगा आपके पीछे की ओर। तो ग्रहणी के प्रमुख भाग कौन कौन से हो गए, ये 3 हो गए। एक तो डुडोनियम, जेजुनियम और इलियम। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं, ये याद रखना भाई, पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी में किस प्रकार का ये आपको छोटी आंत मिलेगी। देखो शाकाहारी जो जानवर होते हैं ना उसमें लंबी शुद्रांत होती है।
ठीक है, क्षुद्रांत की जो साइज होती है ना, मतलब लंबाई होती है ना, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि शाकाहारी जो जानवर होते हैं ना, उनमें सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जो केवल शाकाहारी चीज़ें जो खाते हैं ना, तो उनमें सेलुलोज का पाचन करने के लिए ना, तो छोटी आंत की लंबाई लंबी होगी। ठीक है। और मांसाहारी जो जंतु होते हैं ना, जैसे मनुष्य हो गया या फिर शेर हो गया, इनमें क्या होता है, छोटी आंत की जो साइज होती है ना, वो छोटी होगी। ठीक है, उनकी लंबाई क्या होगी, छोटी होती है, क्योंकि मांस का पाचन करना पड़ता है, क्योंकि मांस एक तरह से पहले से पचा हुआ है, तो इसके पाचन के लिए ज़्यादा माथा पड़ी नहीं है। ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है भाई शाकाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत होती है, ठीक है ना, शुद्रांत की जो लंबाई होती है ना, वो लंबी होगी, क्योंकि उसे सेल्यूलोज का पाचन करना है। और मांसाहारी के अंदर क्या होगा भाई, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। चलो अब बात कर लेते हैं बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये शुद्रांत के आगे वाला भाग होता है। जो छोटी आंत है ना, उसके आगे वाला भाग कौन सा होगा, बड़ी आंत होता है। इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य है अपचित भोजन का निष्कासन। देखो भाई, अपचित जो भोजन है ना, कि भाई जो भोजन पचा नहीं है, ठीक है ना, तो उसका निष्कासन करने का काम किसके द्वारा होगा, बड़ी आंत के द्वारा होता है। अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ों का अवशोषण अवशोषण भी होता है। तो कौन कौन से चीज़ों का अवशोषण होगा, जल का और खनिज पदार्थों का। ठीक है, किस किस का अवशोषण होगा भाई, जल और खनिज पदार्थ, जो कि छोटी आंत के द्वारा जो बचे हुए जो चीज़ है ना, तो उसके अंदर जल की मात्रा भी होगी, और जो खनिज पदार्थ है उनका भी होगा, तो उनका अवशोषण करने का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं, ये आप देखिए, ये चित्र देखिए। इस चित्र के अंदर आपको अपेंडिक्स दिख रही है, ठीक है ना। इस अपेंडिक्स को हिंदी में कहा जाता है कृमि रूपी परिशेषिका। क्या बोलते हैं भाई, कृमि रूपी परिशेषिका बोलते हैं। और ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ये कौन सा अंग होगा भाई, अवशेषी अंग होता है, जो कि हमारे पहले काम आता था, लेकिन अब उस अंग का कुछ काम है नहीं, तो ये अवशेषी अंग के रूप में आपको मिलेगा। पूछा जा सकता है भाई कि पाचन तंत्र के अंदर कौन सा जो अंग है वो अवशेषी अंग के रूप में है, तो वो कौन सा होगा अभी, अपेंडिक्स। ठीक है। चलो सातवां पार्ट के बारे में बात करते हैं। सातवां है आपका जो कि लास्ट है, मलाशय। देखो मलाशय क्या होता है, आहार नाल का ये अंतिम भाग है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आहार नाल का क्या होगा, सबसे अंदर सॉरी अंतिम भाग होगा। और इसका कार्य देखो क्या होगा, कि जो मल है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है ना, वो यहाँ पर पड़ा रहेगा, और गुदा नाल के द्वारा इसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं गुदा नाल की। गुदा नाल का कार्य क्या होता है, कि अपशिष्ट पदार्थों को त्यागना या बाहर निकालना। ठीक है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बना है ना, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा, गुदा नाल के द्वारा होता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पर सारे प्रकार की क्लासेज मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।